Hello students, how are you today? So today we are going to study next topic, and the next topic is very important topic. This is topic is torque on current carrying uh, torque on current loop placed in a magnetic field. तो हमारे पास क्या आएगा, एक करंट लूप होगा जिसको हम रेक्टेंगुलर करंट लूप बोल देंगे ए बी सी डी. ठीक है, दिस इज द फिगर डायग्राम. ओके, सो व्हाट हैपेंड, तो जब करंट फ्लो करेगा और उस करंट लूप को हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस किया है, ओके, देन व्हाट विल एक्सपीरियंस, दिस करंट लूप विल एक्सपीरियंस टॉर्क. तो वो जो करंट लूप बनेगा दैट विल रोटेट. ओके, तो इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्स लग रही है, कितनी फोर्स है और उसकी डायरेक्शन, और लास्ट में हम उसका फाइंड करेंगे टोटल वैल्यू ऑफ टॉर्क. तो लेट्स स्टार्ट. एक चीज बेटे बता दें, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. ओके, सो यू कांट मिस इट. सो कम ऑन दिस फर्स्ट पार्ट. तो पहले हमने क्या लिया, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक ए रेक्टेंगुलर लूप ए बी सी और डी. बेटे इस डायग्राम को गौर से देखिए. अगर आपने इसको एग्जाम में बनाना है तो इसको जैसे बर्फी का टुकड़ा होता है ना, बर्फी का पीस, ऐसे बनानी है. तो आप इसको अगर प्रॉपर ऐसे बनाओगे ऐसे, तो फिर वो आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंगल थीटा, वो सारा पार्ट नहीं कवर अप करोगे. तो आप इसको, इस डायग्राम को ऐसे ही आप इसे बनाएंगे. ठीक है, सो दैट वी हैव नाउ ए बी सी और डी. ए बी सी डी क्या है इसका करंट लूप. ओके, सपोज द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. Okay, current is flowing from A, from this one clockwise, B to C, B to A to D, and D to C. Okay, so this is the direction of current, and the magnetic field is uniformly passing from this one. तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे इसको क्रॉस कर रहा है बेटे. दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, बी 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 और बी. तो इस लूप की कितनी लेंथ है, 4. This part, vertical part is the length of this loop, और इसका जो पार्ट है this one horizontal, this one is known as breadth. तो लेंथ और ये breadth हो गया लूप का. ठीक है, BC आपको देता है लेंथ और AB आपको देता है breadth. और करंट के परपेंडिकुलर क्या फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड. क्लियर. अब देखिए, ये करंट है और ये है मैग्नेटिक फील्ड. तो इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर क्या लगेगी, फोर्स F1. तो हमने कितनी फोर्स होगी, अगर 4 लूप बननी है, 4 लेंथ है आपके पास A B B C C D और D A, तो चारों पे 4 फोर्सेस लगेगी. तो वो चारों के चारों फोर्सेस को अब हम फाइंड आउट करेंगे. ओके, सो एक चीज और देखिए, पहले हम इसका फोर्स को अच्छे से इसको अंडरस्टैंड करते हैं बेटे. हम स्टडी करेंगे करंट नाउ मूविंग फ्रॉम बी टू ए, करंट मूव कर रहा है और इसके परपेंडिकुलर है वैल्यू किसका, बी, मैग्नेटिक फील्ड. लेकिन ये मैग्नेटिक परपेंडिकुलर के थोड़ा सा और टिल्टेड है मैग्नेटिक फील्ड ऑन दैट साइड, सो दैट इज व्हाई. तो देखिए इस लाइन के ए बी के परपेंडिकुलर नॉर्मल बन गया, और नॉर्मल का इसके साथ एंगल कितना बन गया, 90 और इसके साथ प्लस और ऐड कर दिया थीटा. तो साइन हमारे पास साइन 90 प्लस थीटा ऊपर बनेगा और उतना ही एंगल नीचे बनेगा. तो वो बन जाएगा साइन 90 प्लस थीटा को हम बोलते हैं कॉस थीटा. तो ऊपर भी एंगल कॉस थीटा बनता है और नीचे भी एंगल कितना बनता है, कॉस थीटा. बट मैग्नेटिक फील्ड का लेफ्ट और राइट आर्म जो है, जहां पर लेंथ है, उस केस में मैग्नेटिक फील्ड का जो थीटा बनेगा दैट इज सिर्फ 90 बनेगा. तो साइन 90 मतलब 1. तो मैक्सिमम फोर्स यहां पे लगेगी F3 पे और फोर्स लगेगी F4 पे. ठीक है, इसमें फोर्स लग रही है AB में अपवर्ड डायरेक्शन पे, और करंट का डायरेक्शन उल्टा होगा. ठीक है, देन डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी उल्टी हो जाएगी. तो ये बनेगा फोर्स F2 डाउनवर्ड, F1 अपवर्ड. तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाएंगे, तो दोनों का इफेक्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट. इस केस में क्या है, ये जो फोर्स F फोर्स है, दिस फोर्स BC को फोर्स लगा रही है अपवर्ड, इस तरफ डायरेक्शन है फोर्स की, और AD पे फोर्स लग रही है डाउनवर्ड. तो ये जो मेरा ऐसा टॉर्क है मान लीजिए, ठीक है, ये टॉर्क ऐसे मूव करेगा, लेफ्ट पार्ट अपवर्ड और ये हमारा जो राइट हैंड साइड पार्ट है ये मूव करेगा डाउनवर्ड. तो ऐसे मूव करेगा, तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो आएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन.
इसकी जो रोटेशन होगी इस कॉइल की ऐसे ऐसे सर्कुलर फॉर्म में, तो ये इसका डायरेक्शन कैसे आएगा, क्लॉकवाइज मोशंस में ये जो कॉइल है वो मूव करेगी। ये पॉइंट ऊपर F1 F2 फिक्स हो गया, फोर्स कैंसिल होगी, ये दोनों ऐसे ऐसे मूव करेंगे बेटे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे फाइंड इट्स वैल्यूज ऑफ फोर्स। तो चारों के चारों फोर्स को अब हम फाइंड आउट करते हैं। लेट्स सी द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में आप थोड़ा सा इसका थ्योरी पार्ट भी एक्सप्लेन करोगे, और थ्योरी पार्ट में आप क्या एक्सप्लेन करोगे, कंसीडर ए रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इस कॉइल को आपने प्लेस कहां किया, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। ओके, देन ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ था, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, magnetic field from left to right. Let I be the current flowing from the coil ABCD. Okay, then let we have four force, F1 F2 F3 F4 are the force. तो F1 फोर्स किस में है, AB में, F2 फोर्स BC में, F3 फोर्स है AD में, और F फोर्स BC में। तो हमने अलग अलग आर्म का लेंथ में उसके अकॉर्डिंग फोर्स दे दिया। तो लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दिस वन कॉइल कितना होगा, लेंथ इज लॉन्ग BC एंड ब्रेथ इज लॉन्ग AB। ठीक है, तो लेंथ और ब्रेथ भी मिल गया। अब हमने फाइंड करनी है फोर्स। फोर्स किस में फाइंड करेंगे, A और B में। A और B में अगर हम फोर्स फाइंड करेंगे वो फोर्स होगी F1। F1 का वैल्यू कितना होता है बेटे, F1 का वैल्यू होता था IL इनटू क्रॉस मल्टीप्लाई इनटू मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारे पास एक रिलेशन था F का जो हमने लास्ट टाइम फाइंड आउट किया था, IL क्रॉस B। ये क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास जो A और B है, AB का क्या यूज करेंगे, ब्रेथ है, ये ब्रेथ है तो यहाँ पे लगेगा B। तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई को खत्म किया, बन जाएगा साइन थीटा। AB को खत्म किया तो वैल्यू आ गया B, और यहाँ पर साइन थीटा का वैल्यू कितना था ऊपर, 90 डिग्री प्लस थीटा। तो साइन 90 प्लस थीटा को हम बोलते हैं कॉस थीटा। ये एंगल cos थीटा ऊपर बनेगा, और F2 पर भी कितना थीटा बनेगा, cos थीटा। सिमिलरली वी हैव दिस वन F1 कैलकुलेट कर लिया, इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद सिमिलरली फोर्स इन DC, जो फोर्स नीचे है वहां पर फोर्स बनेगी F2, उसको हम एज इट इज लिख देंगे IBB स्मॉल b फॉर ब्रेथ cos थीटा। अब हम फाइंड करेंगे फोर्स ऑन लेंथ AD एंड BC। AD और BC में इसका वैल्यू कितना आएगा, ये जो फोर्स थी F1 F2, ये दोनों का डायरेक्शन कैसा था, इक्वल बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो इन दोनों की फोर्स क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट, दोनों की फोर्स हो गई कैंसिल आउट। F3 में हम फोर्स फाइंड करेंगे, इसमें एंगल थीटा बन रहा है बेटे 90 डिग्री, और आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट में अगर खत्म करें तो साइन 90 आया, तो वैल्यू इसका कितना आएगा, साइन 91, और हमारे पास मैक्सिमम फोर्स बन गई। मैक्सिमम फोर्स कितना आ गया, IBL इज द फोर्स F3। सिमिलरली फोर्स ऑन F4 पे कितना आएगा बेटे, वहां पर आएगा हमारे पास F4 पर भी IBL, क्योंकि साइन थीटा बन रहा है 90 डिग्री। ओके, तो ये दोनों फोर्स जो होगी F3 और F4, ये दोनों फोर्स रिस्पॉन्सिबल है फॉर रोटेशनल मोशंस ऑफ दिस कॉइल। तो इस कॉइल को घुमाने वाली कौन सी फोर्स है, F3 एंड F4। F4 फोर्स इज द अपवर्ड डायरेक्शन, F3 इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये मतलब अगर ये मूव करवाएंगे तो यहाँ पे लगेगा टॉर्क। ये टॉर्क होगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये था ऊपर वाला आपका ब्रेथ पार्ट, ये वाला, इसके ऊपर ये बन गया आपका मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारे ऊपर ये लग गया इसके ऊपर फोर्स। ये इसके ऊपर फोर्स कौन सी थी, F1 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसका कितना आएगा, b cos थीटा। सो b cos थीटा मल्टीप्लाई बाय ये F आपको देगा वैल्यू ऑफ टॉर्क, तो उसको ही हमने यहाँ पे नोट डाउन किया है। ठीक है, तो यहाँ पे टॉर्क का वैल्यू क्या होता है बेटे, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब b sin थीटा, तो इनटू फोर्स। तो फोर्स आप कोई भी ले लो, चाहे F3 ले लो चाहे F4 ले लो, उनका वैल्यू पुट कर दो b sin थीटा। यहाँ पर है L और B, लेंथ और ब्रेथ। लेंथ गुना ब्रेथ कितना होता है, एरिया। तो एरिया का वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे LB की जगह पे, और यहाँ पर sin थीटा है तो हमने इसको क्रॉस प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। क्रॉस प्रोडक्ट में किया तो IA क्रॉस B,
और आई ए को हमने कैसे पुट कर दिया, कैपिटल एम के साथ। व्हाट इज द कैपिटल एम? कैपिटल एम होता है हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो टॉपिक है इसको हम डिटेल में फर्दर नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, लेकिन आप याद रखिए कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का वैल्यू कितना होता है बेटे, m इज इक्वल टू, ये वैल्यू याद रखिए, m इज इक्वल टू करंट इनटू एरिया। जितना करंट इनटू एरिया होगा उतना उसमें क्या आएगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। So you have the last mathematical expression for torque experienced by circular loop placed in a uniform magnetic field. Clear? अब हमारे पास ये वाला टॉर्क का वैल्यू आ गया। अब आप बताइए इस टॉर्क की वैल्यू को हम दो स्पेशल केस और लगाते थे। When sin theta is 0, then टॉर्क कितना होगा, 0. When magnetic field and this one is length, ठीक है, क्या आएगा, दो बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर व्हेन sin थीटा इज 90 डिग्री, द टॉर्क एक्सपीरियंस इज मैक्सिमम। तो ये थे इसके दो स्पेशल केसेस, और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में 10 ईयर खोल के देखो, ये टॉपिक बहुत बार आया है, ठीक है। तो इसको आपने बड़े अच्छे से एक दो बार ट्राई करना, फर्स्ट टाइम में आपको समझ नहीं आने वाला, तो आपने इसकी डायग्राम को अच्छे से स्टडी कर लो, डायग्राम को अच्छे से ड्रॉ करना है, और ड्रॉ करके फ्री हैंड डायग्राम, मतलब बिना बुक देखे आपको ड्रॉ करनी आनी चाहिए, इतना प्रैक्टिस होनी चाहिए आपको, ठीक है। यहाँ से फोर्स F1 F2 F3 F4 फोर्स निकालनी है, उसके बाद टॉर्क का फॉर्मूला लगाएंगे, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और वहां से आपका मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का वैल्यू आ जाएगा इनटू B। सो दिस इज आवर टॉपिक, ओके। सो लेट्स ट्राई नाउ नेक्स्ट टॉपिक। So let's start next topic, and the next topic is very important topic। बेटे ये क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है आपको, और ये टॉपिक का नाम है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। दिस इज 5 मार्क्स क्वेश्चन, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो हमारे पास जो मैग्नेटिक इफेक्ट, जो मैग्नेटिक वाली यूनिट है, यूनिट नंबर 3, इस यूनिट में हमारे पास 5 मार्क्स में दो क्वेश्चन है जो बहुत बार रिपीट होते हैं। एक होता था साइक्लोट्रॉन, दूसरा होता था मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। साइक्लोट्रॉन अब इस बार सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो वो तो नहीं आएगा, तो फिर दूसरा एक ही टॉपिक बच जाता है, दैट इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो इसका ड्राइवर एक्सप्रेशन फॉर व्हाट इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ड्राइवर एक्सप्रेशन फॉर इट्स करंट, ठीक है, जहां फिर गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट तक इसका एक्सप्रेशन आ जाता है, जहां फिर इसका पार्ट आता है कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड इनटू वोल्टमीटर। तो हमने गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना होता है किसमें, एमीटर में और वोल्टमीटर में। तो वो भी हम पार्ट इसके बाद वाला टॉपिक है, वो भी हम इसके साथ ही करेंगे, छोटा टॉपिक है, लेकिन ये वाला टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है। और इसमें पार्ट आ जाता है दैट हाउ द सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, ऑन व्हाट फैक्टर द सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर डिपेंड्स, ठीक है। तो ये 4-5 क्वेश्चंस हैं जो इस टॉपिक के साथ रिलेटेड हैं, और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी व्हाट इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या होता है बेटे, इट इज ए डिवाइस यूज्ड टू मेजर स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट। तो स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करना होता है तो हम गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं, लार्ज करंट को मेजर करना है तो हम एमीटर यूज करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना है तो हम वोल्टमीटर यूज करते हैं, ठीक है। सो दिस इज डिवाइस यूज्ड टू मेजर स्मॉल करंट, स्मॉल करंट को मेजर करना है तो गैल्वेनोमीटर्स, ओके। देन आफ्टर विद सुटेबल मॉडिफिकेशन हम गैल्वेनोमीटर को थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, कई बार सिस्टम्स इसके सीरीज या पैरेलल्स में ऐसे लगाते हैं ताकि गैल्वेनोमीटर चेंज हो जाता है किसमें, गैल्वेनोमीटर फिर चेंज हो जाता है एज ए एमीटर में, और गैल्वेनोमीटर को हम चेंज करते हैं एज ए वोल्टमीटर। तो फिर गैल्वेनोमीटर को विद स्मॉल मॉडिफिकेशन इट कैन बी यूज्ड टू मेजर करंट एज वेल एज पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको गैल्वेनोमीटर को हम एज ए एमीटर और एज ए वोल्टमीटर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट जो होगा हमारा वेरी इंपॉर्टेंट डायग्रामेटिक पार्ट। पहले इस पार्ट को समझ लीजिए अच्छे से क्या क्या पार्ट है, इसके बाद हम आगे वाला पार्ट करेंगे। आगे वाला पार्ट बहुत ही मैंने शॉर्ट में करवाया, आपकी बुक में इस टॉपिक के 4 डायग्राम है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि 4 डायग्राम है सर, हमने इसमें से कौन सी करनी है। आप सिंपल डायग्राम एक ही बनाइए, आप एक ही करोगे, एक डायग्राम बनाओ, छोटा सा एक्सप्रेशन दो और ये टॉपिक फिनिश,
ठीक है, बुक में बहुत लंबी चौड़ी कहानी दी है, तो आपको अगर वहां से पढ़ोगे तो काफी कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसके आप नोट्स भी बना सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्रामेटिक पार्ट। हमारे पास एक वायर होती है बेटे, एक कॉपर की वायर है, वो कॉपर की वायर फर्दर की उसके आगे क्या लगा है, कनकेव मिरर। मिरर जो होता है वो डिफ्लेक्शन देता है बेटे, डिफ्लेक्शन देता है, जिससे हमें पता चलता है कि इस वायर की कितनी डिफ्लेक्शन हुई है, जितनी डिफ्लेक्शन होगी उतनी वो रीडिंग देता है हमें। ठीक है, ये वायर है और इसमें आगे लगा है रेक्टेंगुलर कॉइल। रेक्टेंगुलर कॉइल है ए बी सी डी, रेक्टेंगुलर कॉइल। इसके सेंटर में रखा है सॉफ्ट आयरन कोर, ये है नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने एक सिलेंड्रिकल शेप में सॉफ्ट आयरन कोर को रखा है। तो इसको सिलेंड्रिकल कोर को क्यों रखा है, वो इसलिए ताकि जितना मैग्नेटिक फील्ड ना सारा का सारा सिलेंड्रिकल कोर के इनसाइड से होके जाता है। मतलब यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड आया, वो सारा का सारा सिलेंड्रिकल के जो कॉइल है उसके अंदर जब जाएगा, एंटर करेगा, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड का उस कॉइल के अंदर 90 डिग्री का एंगल बनता है बेटे। ठीक है, तो कॉइल का और इस कॉइल का और इसके जो मैग्नेटिक फील्ड जाएगा उसका जो फोर्स होगी वो 90 डिग्री जाएगा। 90 डिग्री आएगा तो आपके पास sin 90 का मतलब मैक्सिमम टॉर्क। दैट इज व्हाई वी यूज स्फेरिकल सिलेंड्रिकल टॉर्क, सॉफ्ट आयरन यूज करते हैं इसमें। तो ये हमारे पास है नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स कितनी गिवन है बेटे कॉइल की, ये हमारे पास कॉइल है, कॉइल के पास कितनी टर्न्स है, एन नंबर ऑफ टर्न्स। This is soft iron core, this is small magnetic field given by north and south pole। एक हमारे पास इस कॉइल का रेक्टेंगुलर कॉइल का नाम क्या है, ABCD, जिसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है I, और नंबर ऑफ टर्न्स कितनी बेटे N। और इस कॉइल को फर्दर किसके साथ नीचे कनेक्टेड है, हेयर स्प्रिंग। बेटे ये छोटा सा स्प्रिंग होता है जिसको बोलते हैं हम हेयर स्प्रिंग। इस स्प्रिंग का काम क्या होता है, देखो जब करंट जाएगा, इससे करंट जाएगा तो करंट फ्लो करेगा। अगर करंट फ्लो करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो बेटे फोर्स लगेगी। फोर्स आप हमने पिछला टॉपिक पढ़ा है, इसमें फोर्स लगेगी अराउंड दिस वन डायरेक्शन, इसकी फोर्स दिस वन डायरेक्शन, तो मोशन इसका होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इसका रोटेट करेगी। अगर इसने इस कॉइल को ऐसे रोटेट किया तो ये जो नीचे स्प्रिंग लगा है वो भी उसमें ट्विस्टिंग आ जाएगी, स्प्रिंग और ट्विस्ट हो जाएगा, ट्विस्ट होगा। तो अगर स्प्रिंग ट्विस्ट होगा तो स्प्रिंग में कौन सी फोर्स आएगी, रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, अब जो आपने बात समझनी है वो गौर से सुनिए। जैसे ही करंट आएगा तो फोर्स पैदा होगी, उस फोर्स से इस कॉइल में आएगा टॉर्क। ठीक है, तो ये हमारे पास अगर कॉइल है तो ये कॉइल क्या करेगी, टॉर्क। अगर ये इस कॉइल ये करेगी टॉर्क, अगर ये घूमेगी तो इसके नीचे जो स्प्रिंग लगा हुआ है ये वाला, ये भी थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाएगा। तो इसकी फोर्स लग रहेगी होगी इस तरफ, लेकिन स्प्रिंग फोर्स लगाएगा ऑपोजिट। तो दोनों टॉर्क लगाएंगे, ये अपनी फोर्स करंट के कारण टॉर्क पैदा हुआ, और इसके अंदर जो टॉर्क होगा वो होगा ड्यू टू द रिस्टोरिंग फोर्स। तो दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या करेगी, बैलेंस। बैलेंस जब होगी तब ये आगे फर्दर कोई मूव नहीं करेगा। आपने देखा होगा कि गैल्वेनोमीटर को आप जैसे देखते हो बेटे कि जब से ही करंट होता है, अगर करंट होगा तो उसकी नीडल रिफ्लेक्ट होगी, अगर करंट नहीं होता तो फिर वो दोबारा अपनी पोजीशन जीरो पे आ जाता है। तो वो दोबारा जीरो पे क्यों आया, क्योंकि उसके नीचे एक हेयर स्प्रिंग लगा है। जब फोर्स लगी तो बेल्ट हो गया, टॉर्क मिल गया। जब टॉर्क नहीं मिला तो फिर से रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ हेयर के कारण वो दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाता है। ठीक है, सो दैट इज व्हाई एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा करंट के कारण, दूसरा टॉर्क कौन प्रोड्यूस कर रहा है, हेयर स्प्रिंग। अब इन दोनों टॉर्क को हम बैलेंस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो इसको हम कंस्ट्रक्शन और वर्किंग दोनों इकट्ठा लिख लेंगे। लिखेंगे लेट द रेक्टेंगुलर कॉइल कितना है, ABCD ऑफ लेंथ, लेंथ कितनी बेटे AB और BC, ब्रेथ कितनी बेटे AD और BC, हैविंग n नंबर ऑफ टर्न्स, लेट I be the current flowing through the wire। तो करंट में वायर में कितना करंट फ्लो कर रहा है I, तो कितनी नंबर ऑफ टर्न्स है N।
from A to B, B to C and C to D. This is the directions of current. ठीक है, then it will experience a force. तो वो फिर क्या एक्सपीरियंस करेगा? It will experience a force. फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. तो वो फोर्स का वैल्यू कितना होगा? हमने अभी फाइंड किया, अगर करंट होगा, मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसमें डायरेक्शन थीटा का एंगल 90 डिग्री है, तो sin 90 का वैल्यू 1 हुआ, तो नंबर ऑफ टर्न्स इसमें कितनी है? n. तो फोर्स का वैल्यू आएगा NIBL. क्लियर हुआ? NIBL. तो ये सेम फोर्स पैदा होगी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. हमने लिख लिया फोर्स ऑन आर्म AB एंड CD, दोनों का फोर्स का वैल्यू आ गया. फोर्स का वैल्यू आ गया. अब हमने करना है टॉर्क ड्यू टू करंट फ्लोइंग इन द आर्म. जितना टॉर्क प्रोड्यूस होगा इन द करंट फ्लोइंग इन द आर्म, तो उसमें जितना होगा टॉर्क, वो कौन करेगा? बैलेंस करेगा. रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस इन द स्प्रिंग. तो स्प्रिंग के अंदर जितनी रिस्टोरिंग फोर्स है वो करंट वाले टॉर्क को क्या करेगा? बैलेंस करेगा. वो बैलेंस करेगा तो हमारे पास दो टॉर्क आ गए. एक टॉर्क होगा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क. डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कौन देता है? करंट देता है. करंट ने इस एरिया ऑफ लूप को डिफ्लेक्ट किया, इज इक्वल टू रीस्टोरिंग टॉर्क. तो रीस्टोरिंग टॉर्क कौन दे रहा है? इसको कौन रिस्टोर करता है? दोबारा वापस पे कौन लाता है? स्प्रिंग. तो स्प्रिंग वाले को बोलेंगे रिस्टोरिंग टॉर्क, करंट वाले को बोलेंगे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क. दोनों को हम बैलेंस कर देंगे. फिर हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क फॉर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड. बेटे आपकी बुक में ना पहले कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस है ऐसी कई जिसमें अल्फा कॉस अल्फा आ जाता है, तो वो वाला पार्ट हमने नहीं करना. हमने किस केस के लिए मेजर करना है? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड. रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के लिए डिटरमिन करना है, ना कि हमने यूनिफॉर्म और प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के लिए मेजर नहीं करना. इसलिए बुक में थोड़े से एक्सप्रेशन है वो हमने नहीं करने, वो एक्स्ट्रा गिवन है. उसमें जो करने हैं मैंने वही आपको करवाए हैं. आप देखो इसमें करेंगे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का वैल्यू आएगा NIBLB, तो इनटू लेंथ आ जाएगा. डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आ जाएगा तो बेटे इसकी लेंथ इनटू ब्रेड्थ का वैल्यू आ जाएगा एरिया. तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? वैल्यू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क. टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा? टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, सॉरी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा आपके पास टॉर्क. दिस इज वैल्यू ऑफ फोर्स एंड दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस व्हिच इज तो हमें पता है जो फोर्स होगी प्रोड्यूस रेडियल वाले पार्ट में, उसका एंगल जो बनेगा वो 90 डिग्री है. 90 डिग्री होगा तो वो क्रॉस बी आ गया. क्रॉस बी आ गया तो आपको पता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ. क्रॉस प्रोडक्ट को खत्म किया तो आ गया साइन थीटा. 90 डिग्री होगा तो साइन का वैल्यू बन गया थीटा का 1. तो LB को हम क्या लिख सकते हैं? एरिया. तो ये आपका पार्ट किसका बन गया? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का. अब हम फाइंड करेंगे रिस्टोरिंग टॉर्क. रिस्टोरिंग टॉर्क का वैल्यू होता है K अल्फा. याद रखिए क्या वैल्यू होती है? K अल्फा वैल्यू है रिस्टोरिंग टॉर्क की. जहां पर हमारे पास है K फॉर कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग एंड अल्फा क्या है? डिफ्लेक्शन. अल्फा क्या है? डिफ्लेक्शन. ठीक है, तो इन दोनों को कंपेयर करो और फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट. करंट का वैल्यू फाइंड किया तो वैल्यू हमारे पास आ गया आएगा K अल्फा ओवर NBA. क्लियर? तो इसको हम ये सारा फैक्टर जितना भी है ये सारा का सारा इस सारे फैक्टर को हम लिख देंगे इज इक्वल टू G फॉर गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट. तो ये इसको हमने पुट कर दिया, इस फैक्टर की जगह पे G पुट कर दिया. आ गया I इज इक्वल टू G प्रोपोर्शनल टू अल्फा. इसका मतलब G कांस्टेंट है तो I प्रोपोर्शनल टू अल्फा. I प्रोपोर्शनल टू अल्फा. यहां तक आपने इसको सॉल्व आउट करना है. इसके बाद आएगा G को क्या कहते हैं? K फॉर स्प्रिंग कांस्टेंट, नीचे है नंबर ऑफ टर्न, मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया. इसके बाद आता है सेंसिटिविटी, वोल्टेज एंड करंट सेंसिटिविटी. ये टॉपिक भी आपने इसमें एक्सप्लेन करने पड़े. इसके सब पार्ट आ जाती हैं ये वाले पार्ट. तो सब पार्ट में बोलेंगे व्हेन वी सेड दैट गैल्वेनोमीटर इज सेंसिटिव. कब हम कहते हैं कि गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव है? व्हेन गैल्वेनोमीटर गिव्स अ लार्ज डिफ्लेक्शन फॉर शॉर्ट करंट. ठीक है, जब थोड़े से करंट से गैल्वेनोमीटर लार्ज डिफ्लेक्शन दे तो हम कहते हैं गैल्वेनोमीटर इज वेरी मच सेंसिटिव. सो सेंसिटिविटी हम बोलेंगे व्हेन गैल्वेनोमीटर गिव अस लार्ज डिफ्लेक्शन इवन फॉर शॉर्ट amount of current.
ठीक है, देन वी सेड इट इज वेरी मच सेंसिटिविटी। एक होता है वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है, अल्फा ओवर वी को बोलते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। एक होता है करंट सेंसिटिविटी, अल्फा ओवर करंट। अल्फा ओवर करंट, तो बेटा यहां से हमने अल्फा है, करंट को नीचे डिवाइड कर दो, एन वी ए को ऊपर डिवाइड बाय के, तो ये करंट सेंसिटिविटी हो गया। अब है कि गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है, तो क्या कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है, एन। अगर नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होंगी तो करंट क्या होगा, ज्यादा। नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होंगी करंट होगा ज्यादा, तो डिफ्लेक्शन होगी ज्यादा। नंबर्स ऑफ बी, उसके बाद आता है बी, अगर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू ज्यादा होगा, फोर्स ज्यादा होगी, तो डिफ्लेक्शन फिर से क्या होगी, ज्यादा। अगर ए ऑफ एरिया क्रॉस सेक्शन, अगर एरिया इसका बड़ा होगा तो ज्यादा करंट जाएगा, ज्यादा करंट जाएगा, ज्यादा फोर्स होगी, फिर से ज्यादा डिफ्लेक्शन होगी। और ये है स्प्रिंग कांस्टेंट। अगर स्प्रिंग कांस्टेंट छोटा होगा, स्मॉल होगा, तो डिफ्लेक्शन उसकी ज्यादा, अगर ये ज्यादा होगा तो इसकी कम। ठीक है, सो दीज आर द फैक्टर ऑन व्हिच द गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट डिपेंड। ठीक है, तो ये था हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ गैल्वेनोमीटर। ये किसी ने मिस नहीं करना, दो दो बार तीन तीन बार इसको लिख के प्रैक्टिस करो। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अब हम करने जा रहे हैं, उसका नाम है कन्वर्टिंग द गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर एंड इन एमीटर। सो लेट्स स्टार्ट। So let's convert the next topic, that is converting the galvanometer into ammeter. Okay, so let's start. First of all, you must know that what is ammeter. Ammeter is a device which is used to measure the electric current in a circuit. तो ammeter का measure करता है बेटे इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट। तो सर्किट में जितना करंट होगा उसको कौन मेजर करता है, एमीटर। नाउ वी वांट टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। बेटे बात अच्छे से याद रख लो, ये टॉपिक आना आपको कि कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर या फिर गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। जो छोड़ेगा वो अपने नंबर छोड़ रहा है, ठीक है, इसको मिस नहीं करना। सो मैंने बड़ा ही शॉर्ट फॉर्म में जितना एक्यूरेट पार्ट है मैंने वो करवाया है, ठीक है। तो बुक में दो दो पेज बड़े बड़े हैं, ठीक है, वहां से करने से बेटर है आप इतना ही कर लो, इजीली मैंने आपको सारा समझाया हुआ है। तो इसके नोट्स बना लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। So, in order to convert galvanometer into ammeter, the small resistance called shunt, ये हमारे पास जो small resistance होती है shunt, उसको हमने galvanometer के पैरेलल में लगा देना है। अगर हमने galvanometer के पैरेलल में एक small resistance लगा दी, उस small resistance को कहते हैं हम shunt। आपको क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज shunt, तो shunt क्या होता है बेटे, shunt having very small value of resistance is called shunt. And when we connect small resistance parallel to the galvanometer, then galvanometer करने के बाद ये डॉटेड फॉर्म लिख दिया, ये सारा डॉटेड फॉर्म अब क्या बन गया, ये सारा का सारा डॉटेड फॉर्म क्या बन गया अब एमीटर। तो ये है वैल्यू आपका, यस, तो ये पार्ट जो होगा ये आपका बन जाएगा एमीटर। अब देखिए करंट आया, करंट सर्किट में एंटर हुआ, आई होने के बाद ये करंट फर्दर डिवाइड हो गया, दो पार्ट में डिवाइड हो गया। कुछ करंट चला गया गैल्वेनोमीटर में, उसका नाम हो गया आईजी। कुछ करंट नीचे चला गया, टोटल करंट में से आईजी को माइनस कर दो, आई माइनस आईजी, तो वो करंट इसमें जाएगा। दिस इज स्मॉल रेजिस्टेंस, जिसको हम एस बोल देते हैं। एस का फुल फॉर्म क्या होता है, शंट, ठीक है। और आगे जाके फिर से वैल्यू इसका ऐड अप होंगे और आगे से वैल्यू फिर से इसका आई हो जाएगा। तो ये जो डॉटेड लाइन है, दिस डॉटेड लाइन इज बिकम्स ए एमीटर। तो हमें इसमें एक्सप्लेन करना है, व्हेन स्मॉल रेजिस्टेंस कॉल्ड शंट इज कनेक्टेड पैरेलल, शंट इज कनेक्टेड पैरेलल टू द गैल्वेनोमीटर एज शोन इन फिगर। तो हमने फिर क्या फाइंड करना है, दोनों का पोटेंशियल फाइंड करना है। दोनों पैरेलल है, पता आपको पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल का वैल्यू सेम होता है, जितना पोटेंशियल इसमें होगा उतना पोटेंशियल इसमें होगा। दोनों के पोटेंशियल को कंपेयर करो और कंपेयर करके हम S का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, लेट्स सी। पोटेंशियल अक्रॉस शंट, इसके अक्रॉस पोटेंशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल अक्रॉस गैल्वेनोमीटर। क्लियर। तो गैल्वेनोमीटर का शंट का वोल्टेज का वैल्यू क्या आएगा, V इज इक्वल टू होता है बेटे IR, दिस इज वैल्यू ऑफ I एंड दिस इज वैल्यू ऑफ R। तो
I माइनस आई जी मल्टीप्लाई बाय एस इज इक्वल टू आई जी क्रॉस जी। तो एस को रहा लिख लो, आई माइनस आई जी को नीचे डिवाइड कर दो। सो वी हैव दिस वन पार्ट। सो यू इफ यू नो द वैल्यूज ऑफ आई, आई जी एंड गैल्वेनोमीटर, एस that is unknown value of resistance can be easily calculated। शंट का वैल्यू आप easily calculate कर सकते हो। So this is how we can convert galvanometer into ammeter। Let's start next topic, that is how to convert galvanometer into voltmeter। Let's start। So next topic we have converting the galvanometer into voltmeter। First of all we will learn that what do you mean by voltmeter। Voltmeter it is a device used to measure the potential difference across the circuit। तो किसी भी सर्किट के अक्रॉस जितना भी पोटेंशियल्स होगा उसको मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं वोल्ट मीटर। नाउ इन ऑर्डर टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर, how can we convert it? Simple method is that we have given a current when large resistance is connected across series combinations of galvanometer। galvanometer के साथ लार्ज करंट, लार्ज रेजिस्टेंस को अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ कनेक्ट करते हैं तो वो सारा का सारा कॉम्बिनेशन कैसा बन जाएगा आपका वोल्टमीटर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। जो करंट गैल्वेनोमीटर में जाएगा उस करंट को क्या बोलेंगे, आईजी। सो लेट्स स्टार्ट। इन ऑर्डर टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, the large resistance R is connected in series combination to galvanometer। So value of Ig का वैल्यू क्या होता है बेटे, I is equal to V over R। तो I is equal to V over R। V कितना होगा इस सर्किट का टोटल पोटेंशियल कितना आएगा, V over R। तो ये है दोनों का रेजिस्टेंस, सीरीज कॉम्बिनेशन है R प्लस G। GB को भी हम गैल्वेनोमीटर में कर देंगे। इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ R, लार्ज वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस का अगर हमने कैलकुलेट करना है तो R प्लस G को इस साइड लेंगे, IG को चला गया नीचे, ये गैल्वेनोमीटर यहाँ पर पॉजिटिव होता जाके कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। सो वी हैव दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस फॉर कन्वर्टिंग द galvanometer into voltmeter। तो बेटे if we know the value of V, IG और galvanometer, the unknown value of R can be easily calculated। So this is our last two topic that is very much important। तो बेटे इसके साथ ही ये चैप्टर आपका एंड खत्म हो जाता है। आपके पास मैग्नेटिज्म का सिर्फ लास्ट चैप्टर एक ही बचता है, वो होगा अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, वो मैं आपको करवाऊंगा, कल मैं आपको एक वीडियो लेक्चर बनाऊंगा, उसमें इसको फिनिश करेंगे। अगले 2-3 दिनों तक ये हमारा मैग्नेटिक जो हमारे पास यूनिट है मैग्नेटिज्म, ये थर्ड यूनिट हमारी पूरी की पूरी फिनिश हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास 10-15 दिन जितनी भी रिवीजन का टाइम मिलेगा उसमें मैंने आपको मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स करवाने हैं। तो आपको टेस्ट देंगे, टेस्ट के साथ साथ में इनके जितने भी न्यूमेरिकल्स पार्ट आएंगे, ठीक है, वो भी हम कवर अप करेंगे। तो न्यूमेरिकल चाहे आपके कैपेसिटर के हैं, इलेक्ट्रिक वोल्टेज फर्स्ट यूनिट के हो गए, करंट के हो गए, करंट के भी करवाए हमने, तो मैग्नेटिक इफेक्ट के भी, ये सारे के सारे पार्ट हम जरूर करेंगे। ठीक है, सो इन सब के आप नोट्स बना लीजिए, दैट इज मच बेटर फॉर यू ऑल। थैंक यू।